नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के केलखोयरा नदी की रपट पर पानी के तेज बहाव के चलते एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। हालांकि ट्रॉली में सवार यात्री तैरकर बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि घाटोली केलखोयरा मार्ग पर स्थित पुलिया की रपट पर नदी का तेज बहाव था। इससे बेपरवाह एक ट्रैक्टर चालक कुछ यात्रियों से भरी ट्रॉली को लेकर पुलिया पार कर रहा था। तभी तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से बहकर नीचे गिर गई और बह गई। हालांकि ट्रॉली में सवार यात्री तैरकर नदी से बाहर निकल गए। ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है, लेकिन सूचना के बाद पुलिस चालक की लापरवाही मानते हुए प्रकरण दर्ज करने की बात कह रही है। बारां जिले में 2 दिन से मानसूनी बारिश का दौर चल रहा है। जिले के बारां, छबड़ा, अटरू, शाहाबाद सहित विभिन्न जगहों पर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में सुबह 8 बजे तक जिले के शाहाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा 132 mm बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदी पर बनी पुलिया पर तेज रफ्तार से पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है। उधर खेतों में तैयार फसल में खराबा होने की आशंका को लेकर किसान परेशान हैं। तेज बारिश से कई बस्तियों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। जिले के शाहाबाद में रिकॉर्ड बारिश के कारण नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। दूसरी तरफ बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुलने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का भयंकर प्रकोप है। हालात ये हैं कि जैसलमेर का जवाहिर हॉस्पिटल मरीजों से भर गया है। 200 बेड के अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने से बरामदों में अतिरिक्त बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। जवाहिर अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मौसमी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा मलेरिया के मरीज आ रहे हैं। मरीज इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन को बरामदों में एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ रहे हैं। मान्य है कि करीब 1.5 गुना मरीज अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनकी कंटिन्यूस सेवा देने के लिए हमारे स्टाफ भी अपने टाइम से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो जितनी देर वो पहले भी ड्यूटी करते उसी ड्यूटी में जितने मरीज पहले वो देखते थे उसी दुगनी देख रहे हैं। दरअसल जैसलमेर जिले में इस बार बढ़िया बरसात के बाद जगह जगह पानी जमा होने के कारण मच्छर ज्यादा पैदा हो गए हैं। इससे मलेरिया तेजी से फैल रहा है। जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में अस्पताल प्रशासन के सामने मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पोखरण के भनियाना के चैनपुरा स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों के साथ अतिथियों ने डांस करते हुए जमकर जश्न मनाया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भेंटकर हौसला अफजाई करते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों के साथ बीडीओ, सरपंचों, जनप्रतिनिधियों सहित दूसरे अतिथियों ने डीजे की धुन पर जमकर नाचते हुए खिलाड़ियों को एकता और भाईचारे के साथ गेम खेलने का संदेश दिया। सीएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर ग्रामीण और विद्यार्थी काफी उत्साहित नजर आए। ये तैयारी सेना में शामिल होने की है। फौजी बनने के अपने सपने को परवान चढ़ाने की है। तस्वीरें उधमपुर की हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि ये अग्निवीर बनकर देश सेवा में जुट सके, सीमाओं की रक्षा कर सके। युवा भी बड़े उत्साह और जोश के साथ अग्निवीर बनने के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए सेना के आयोजित किए जा रहे शिविरों में पहुंच रहे हैं। इधर अच्छा सब कुछ हो रहा है सर। अब अच्छी रनिंग हो रही है, अच्छी पीटी हो रही है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और हमको पता नहीं था कैसे रनिंग होती है, कैसे पीटी होती है और कैसे ये
कैसे, हमको कुछ पता नहीं था कि आगे जाके हम कैसे रिटर्न देंगे और कैसे सवाल आते थे। इधर सब कुछ हो रहा है सर। अभी सब कुछ बताया गया है इधर के मेडिकल ऐसे होता है और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं सर। अगर कोई अगर रेस क्वालिफाई भी कर देता था, उसको रिटर्न के बारे में नहीं पता होता, रिटर्न में क्या आएगा, क्या करना होता है। तो अभी हमारी क्लासेस भी चल रही हैं इधर सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ फिजिकल अच्छा चल रहा है, हमें एक्सरसाइज करवाई जा रही है अच्छे से। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं कि देखने वाले अपलक इसे निहारते रह गए। तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई हैं। ये एयर शो कुआखाई नदी तट पर बाली जात्रा मैदान पर आयोजित हुआ। शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुए एयर शो में वायुसेना के 9 विमान शामिल हुए। अपनी उड़ानों के दौरान विमानों ने विभिन्न तरह की आकृतियां दिखाई। This is basically the Indian Air Force 9 aircraft formation aerobatic team. It's called as Surya Kiran. So Surya Kiran, I'm sure all of you are aware what's the meaning of Surya Kiran in Hindi. So this is a 9 aircraft synchronized aerobatic team. They are displaying, they will coming to low altitudes, show them the display. This is primarily to motivate the people towards Air Force and armed personnel. We are there from the NCC. I am though from Air Force. Right now I am posted with an Air Squadron NCC, which is a second Air Squadron raised at Jharsuguda. Its primarily task is to train the Air Wing cadets of western part of Orissa. गुजरात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर 2 साल बाद पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। इस साल अच्छी मौसम में बारिश के बाद बांध का जलस्तर 138.68 मीटर के पूर्ण स्तर तक भर गया है। इस सीजन में पहली बार बांध अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचा है। 2017 में 138 मीटर तक का बांध बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक ये बांध तीसरी बार अपने पूर्ण स्तर तक भर चुका है। इस मौके पर नर्मदा निगम ने सरदार सरोवर बांध को तिरंगे की रोशनी से सजाया। इसके अलावा नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। फिलहाल नर्मदा बांध का जलस्तर 138.46 मीटर पहुंच गया है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद पूजा अर्चना करने पहुंचे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2019 और 2020 के बाद ये तीसरी बार है जब बांध अपने पूर्ण जल स्तर पर पहुंच गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अब बांध में 5.76 लाख करोड़ लीटर पानी का भंडार है, यानी आने वाले गर्मियों में राज्य को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश से विलुप्त हो चुके चीतों को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है, क्योंकि 70 साल बाद भारत में फिर से चीता देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ने की योजना बनाई गई है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम अपने जन्मदिन पर इन चीतों को उद्यानों में बनाए गए विशेष बाड़े में छोड़ेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सन 1952 में देश से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक सन 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराजा रामानुज प्रताप सिंह से सलका गांव के ग्रामीणों ने हिंसक हो चुके चीतों की शिकायत की थी। गांव वालों के मुताबिक चीते आए दिन जानवरों और इंसानों पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद हंटर कहे जाने वाले महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने रामगढ़ के घने जंगलों में घात लगाकर आखिरी 3 चीतों का शिकार कर दिया था। देश का आखिरी चीता मारने का रिकॉर्ड कोरिया महाराजा के नाम दर्ज है। राजधर्म में जनता को हिंसक जानवरों से रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता है। राजा साहब पास गए, राजा साहब बोले इसका मैं हल निकालूंगा, और उसके बाद फिर आदमखोर चीते को फिर मारा गया, लेकिन रामगढ़ जंगल मारा गया, मतलब इधर सुना के और आगे निकल गए। बेबी एलिफेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा से। जिले के कटघोरा वन मंडल में गुरुवार शाम एक नन्हा हाथी सड़क पार करते हुए पुल के गड्ढे में फंस गया। उसकी मां और अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आए, लेकिन वो गड्ढे से नहीं निकल सका। उसे बचाने के लिए हाथियों का दल वहां जमा हो गया, जिसके कारण कटघोरा चोटिया नेशनल हाईवे 130 करीब 3 घंटे तक जाम रहा। शावक को बचाने में जितनी देर लग रही थी, उसकी मां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जो साफ दिख रही थी। इस वजह से वनकर्मी शावक के अधिक पास जाने में असफल हो रहे थे। फिर मौके पर 2 जेसीबी बुलाई गई, लेकिन तब भी मादा हाथी के वहां होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही थी। कुछ समय बाद जब वो कुछ देर के लिए सड़क पार कर जंगल में गई, तो तुरंत रेंजर मनीष सिंह और अभिषेक दुबे जेसीबी पर सवार होकर पुल के पास जाकर गड्ढे को मिट्टी से पाटा और कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के शावक को सुरक्षित निकाल लिया। पहले तो हम लोगों ने
पूरे हाईवे में ट्रैफिक को रुकवाया। जैसे ही उसकी माँ जो है हथनी वो दूसरी तरफ गई तो फिर हम लोगों ने खुद ही वहाँ जा करके उसको रस्सी से खींच करके जेसीबी में बांध करके ऊपर उठाया, जैसे कि आप लोग देखे हैं। लेकिन गड्ढा उतना ज़्यादा था और कंक्रीट में क्योंकि काई जम गया था, इस कारण वो निकल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उसकी माँ किनारे हुई, हम लोगों ने उसे रस्सी से बांध करके उसको बाहर निकाला। राजनांदगांव शहर के महेंद्र नाम के युवक ने एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद अपनी कमी को ही अपनी ताकत बनाई। हौसले की बदौलत मिस्टर छत्तीसगढ़ बन गए। 10 से 12 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवाने के बाद इनके जीवन में निराशा आ गई थी। ऐसा अंधेरा जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। जब वो अपने भाई के साथ जिम जाते थे तो उन्हें लगा कि क्यों ना वो भी जिम जाए, कुछ खास करे। देखते ही देखते उनका ये जुनून बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रंग लाने लगा। महेंद्र कामयाब होते गए और वो दिन भी आया जब वो मिस्टर छत्तीसगढ़ बन गए। खास बात ये है कि महेंद्र ने अपनी हिम्मत, लगन और हौसले की बदौलत यहाँ तक का सफर तय किया है। महेंद्र का कहना है कि दूध बेचकर ही वो अपना खर्च उठाते हैं। उनके 1 महीने की डाइट पर 10 से 12 हजार रुपए खर्च आता है। रायपुर में हुआ मिस्टर छत्तीसगढ़ आयोजन, वहीं गया था खेलने, तो वहाँ जिले भर के कई जिले के आए थे, तो वहीं जीत के हासिल किया मिस्टर छत्तीसगढ़। आज के समय में जहां जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर अपने ही साथ छोड़ देते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा शख्स है जो लावारिस लाशों को अपने कंधे पर ढोकर न केवल उनका अंतिम संस्कार कराता है, बल्कि अपने खर्चे पर हरिद्वार जाकर अस्थियों को मां गंगा में पूरे रीति रिवाज से प्रवाहित करता है। और तो और समाज सेवी शांतनु कुमार 11 ब्राह्मणों को भी भोजन और वस्त्र दान करते हैं। हरिद्वार में कोई भी गरीब परिवार अस्थि विसर्जन के लिए जाता है तो शांतनु वहां फोन कर हरिद्वार का पूरा खर्च माफ करवा देते हैं। शांतनु अब तक 2790 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए कई सामाजिक संगठनों ने शांतनु कुमार को सम्मानित भी किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से भी विभिन्न मंचों पर उनको सम्मानित किया गया है। शांतनु ने इनाम में मिली हजारों रुपयों की राशि को भी अपने पास नहीं रखा और उसे भी दान कर दिया। जब भी किसी का देहांत होते हैं, हम उनका इस दुख की घड़ी में हम अपनी हथेली खाट शमशान घाट में हम जाते हैं और वहाँ पर देखता मैं कोई लोग वहाँ पर शामिल होते हैं, उनको लाठी डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेकिन मैंने इसको परवाह नहीं किया। उन दिवंगत का जो आशीर्वाद है, उनका जो प्रेरणा, उनका जो शक्ति है, उसके द्वारा ही आज मैं इतने लंबी सफर तय किया। नदी में जल का अथाह प्रवाह और चट्टान पकड़कर जान बचाने की मजबूरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से आई हैं। लगातार हो रही बारिश से बैतूल की उफनती मोरंड नदी में 6 स्कूली छात्र डूबने से बच गए। मामला गुरुवार शाम का है, जब तारा गांव से हरदू गांव के बीच मोरंड नदी को पार करते वक्त 6 स्कूली बच्चे बह गए। इनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। गनीमत ये रही कि कुछ मीटर दूर बहने के बाद सारे बच्चे एक बड़ी चट्टान के सहारे खुद को संभाले रहे। इस दौरान नदी के बाहर खड़े बाकी बच्चों ने आसपास से मदद बुलाई। घटना के बारे में सुनते ही गांव के कुछ जाबाज युवक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने रस्सियों के सहारे एक एक करके सभी बच्चों को उफनती नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि कुछ छात्रों के बैग नदी में बह गए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना की सबसे बड़ी वजह है मजबूरी। जी हाँ, चिचोली ब्लॉक के ग्राम हरदू में हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिस वजह से ग्राम तारा सहित आसपास के दूसरे गांवों से सैकड़ों छात्र मोरंड नदी और पहाड़ी नालों को पार करके हरदू गांव पहुंचते हैं। पर युग में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हम सभी ने सुनी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार जारी हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। सुनार गली क्षेत्र स्थित द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना करीब 300 वर्ष पहले काशीराम जी पालीवाल ने की थी। बताया जा रहा है कि काशीराम जी भगवान द्वारकाधीश की ये मूर्ति जिस संत से लेकर आए थे, वो हर रात उसी संत के पास पहुंच जाया करती थी। फिर सुबह जाकर भगवान की मूर्ति वापस मंदिर में लाई जाती थी। यही क्रम लगातार चलता रहा, जिसके बाद काशीराम जी पालीवाल ने भगवान की इस मूर्ति को अभिमंत्रित करवाकर मंदिर में ही स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बारे में कई चमत्कार मशहूर हैं। एक किंवदंती ये भी है कि भगवान को भोग नहीं लगाए जाने पर भगवान खुद हलवाई की दुकान पर पहुंचे और अपने हाथ के कड़े गिरवी रख भोग ग्रहण कर लिया। और इसके चमत्कार बहुत है कि भगवान की ये मूर्ति चली जाती थी साधु पास, जिससे पास से लाए थे काशीराम जी, तो उनके पास में रात को पोड़ाते थे, भगवान को शयन कराते थे
और सुबह जब पोर्ट खोलते थे तो मंदिर में गायब हो जाती थी मूर्ति। तो वहीं जाते उनके साधु महाराज के पास वापस, तो उनसे वापस लेके आते थे। ऐसे 5-6 बार हुआ, तो फिर उनको भगवान को अभिमंत्रित करके रोका गया। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। दुर्गा पूजा को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं अलग अलग थीम पर पंडाल सज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा के विशेष महत्व होते हैं। यही वजह है कि यहाँ के मूर्तिकारों की भारी डिमांड रहती है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं। यहाँ 1 अक्टूबर से मिनी बंगाल की झलक देखने को मिलेगी। जी हाँ, सरोवर नगरी में पहाड़ की संस्कृति के साथ बंगाल की दुर्गा पूजा की तैयारी भी परवान पर है। बंगाल से आए कलाकार मूर्ति निर्माण में लगे हैं। फास्ट उनका बैम्बो जो होता है उससे दुर्गा मैया का मेन स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद चावल की जो पेड़ है उससे मैया की बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। और तीसरी में जो हमारा काम होता है वो गंगा का मिट्टी से, उसमें माँ का मुंह, हाथ ये सब बनाया जाता है। 66वें दुर्गा महोत्सव के लिए कमेटियों का गठन हो गया है। नगर पालिका भी मेले के लिए टेंडर करने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि नैनीताल में 66 साल से बंगाली समुदाय और पहाड़ के लोग मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन पहली बार बंगाल का फील देने के लिए बंगाल से मूर्तिकार बुलाए गए हैं। जी हाँ, अब की हमारा पूरा प्रयास है कि क्योंकि हमने मूर्तिकार जो है इस बार कलकत्ता से बुलवाए हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री धाम में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। ये स्थान उत्तरकाशी जिले के 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। पौराणिक मान्यता है कि राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा का ध्यान किया, उन्हें मोक्ष प्रदान कराया। मान्यता है कि इस स्थान पर मां गंगा पृथ्वी लोक पर उतरी। इसी वजह से इस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। गंगा को भागीरथी भी इसी वजह से पुकारा जाता है। पर आजकल जो पक्ष चल रहा है वो पितृ पक्ष चल रहा है, और पितृ पक्ष में गंगोत्री धाम में यदि श्रद्धालु आके अपने पितरों और जो भी जितने भी पितृ वैकुंठ सिधार गए हैं वो भगीरथ शिला पे आके यदि पितृ तर्पण करें तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। कि महाराजा राजा भगीरथ ने तपस्या की, तब जाके उनके पितरों का उद्धार हुआ है, इसीलिए इसको भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के रामनगर में इन दिनों एक अनूठी रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे हर साल पितृपक्ष में ही आयोजित किया जाता है। भवानीगंज में आयोजित होने वाली इस रामलीला के मंचन को 49 साल हो गए हैं। आयोजकों की माने तो पितृपक्ष में लोक परलोक के बीच के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में इस दौरान होने वाले भगवान राम की इस लीला का विशेष महत्व है। और श्राद्ध में रामलीला हम इसलिए करते हैं कि श्राद्धों में ये हमारे जो लोक परलोक के बीच के द्वार हैं वो खुल जाते हैं, और जब रंगमंच पर पहले दिन हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो उन्हें जाहिर है कि द्वार खुले हैं तो उन्हें यहाँ आने जाने में सुविधा होगी। इस रामलीला में परंपरागत रामलीला से हटकर डायलॉग हिंदी में भी बोले जाते हैं, ताकि दर्शकों को भगवान राम की लीला आसानी से समझ आ सके। इससे भी बढ़कर इस रामलीला में अब समय के साथ फिल्मी गानों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो दर्शकों को खूब रास आ रहा है। इंटरनेट के इस युग में जब हर कोई बिजी चल रहा हो, उस दौर में रामलीला के मंचन में किए जा रहे इन प्रयोगों से निश्चित ही लोग जुटने लगे हैं, जो आयोजकों के लिए सुकून की बात है। गुवाहाटी के नरेंगे स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में एक हाथी घुस गया। स्कूल के गलियारों में घूमते हुए जंबो को देखकर लोग डर गए। वीडियो में हाथी को स्कूल के गलियारों में घूमते हुए देखा जा सकता है। वहीं कुछ लोग उसे दूर करने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आर्मी पब्लिक स्कूल की है, जहां हाथी लंबे समय तक स्कूल के गलियारों में घूमता रहा, जिसे देखकर आसपास के लोग उस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। इस दौरान हाथी काफी देर तक इमारत से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बिल्डिंग की हाइट कम होने के कारण वो निकल नहीं पा रहा है, जिस कारण हाथी बहुत परेशान हो गया। बाद में स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने हाथी को पास के अमचुंग वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगलों में पहुंचाया।
बताया जा रहा है कि हाथी खाने की खोज में स्कूल तक जा पहुंचा था और फिर स्कूल की बिल्डिंग में फंस गया। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। कांकेर के कुलार गांव में आजादी के 75 सालों बाद भी विकास और मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। यहाँ एक पुल की काफी जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर बच्चे जहाँ जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। यहाँ के 3 गांव बड़े साल्हेभाट, डागरा और फुलपार के बच्चों के लिए बरसात आफत बन रही है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ कई बार बच्चों के अभिभावकों ने सरकार और प्रशासन के सामने समस्या रखी है, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका। अब देखना है कि सरकार तक बात पहुँचने के बाद कब तक यहाँ पर पुल का निर्माण हो पाता है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि वो एक अच्छे लाइफ कोच भी माने जाते हैं। वो समय समय पर जिंदगी से जुड़ी सीख शेयर करते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक्टर हमेशा ही फिल्मों से इतर भी अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं। अनुपम खेर उन एक्टर्स में से हैं जो पॉजिटिविटी की राह दिखाते हैं। आज जब उन्होंने अपने एक वीडियो में 9/11 का जिक्र छेड़ा, तो उन्होंने सिर्फ पिछले दुख की बात नहीं की, बल्कि उससे कुछ सीख ही दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 9/11 के अटैक के कुछ दिन बाद एक कंपनी जिनका ऑफिस न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को जो उस दिन किसी कारणवश उस हादसे से बच गए थे, उन्हें इनवाइट किया और अपने एक्सपीरियंस से सबके साथ शेयर करने के लिए कहा। और जिन कारणों से वो लोग बचे थे वो कुछ ऐसे थे। कंपनी के डायरेक्टर लेट हुए क्योंकि उस दिन उनके बच्चे का किंडरगार्टन का पहला दिन था। एक महिला लेट हुई क्योंकि वो सही वक्त पर अलार्म नहीं सुन सकी। एक कर्मचारी लेट हुआ क्योंकि किसी रोड एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक जैम हो गया था और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच पाया। किसी की बस छूट गई, किसी के कपड़े पर खाने का दाग पड़ गया और वो लेट हो गया, तो किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, किसी का बेबी डिलीवर्ड हुआ, तो किसी की कैब लेट हुई। उज्बेकिस्तान से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जब द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एयरफोन ने काफी परेशान किया। इस दौरान पुतिन मुस्कुराते हुए भी नजर आए। दरअसल उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान ये दिलचस्प बात हुई। जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने एयरफोन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो वो बार बार उनके कान से गिर रहा था। इसके बाद हार कर शहबाज शरीफ ने मदद की गुहार लगाई। जब ये सब हो रहा था, रूस के राष्ट्रपति पुतिन मुस्कुरा रहे थे।